Hello, lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we are going to discuss lesson number 2 in your books Flamingo. And the title of the lesson is Lost Spring Stories of Stolen Childhood. And this lesson is written by Anis Young. And student, this lesson is divided into two parts. Part 1, Sometimes I find a rupee in the garbage. This is the story of Sahib Alam, a rag picker. And part 2 is I want to drive a car. Mukesh, a child laborer in a glass factory in Firozabad. And in this particular video, we will discuss part 1, Sometimes I find a rupee in the garbage. Story of Sahib Alam, a rag picker. तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं Lost Spring Stories of Stolen Childhood. First of all, look at your screens. This is the writer of this lesson, and this lady writer is an Indian writer writing in English. Her name is Anis Young. तो बच्चों इन्होंने ये कहानी लिखी है और इन्होंने बच्चों की जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो बच्चों का शोषण किया जाता है, ये पूरी बुक उन्होंने लिखी है लोस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं. हमारे पास यहाँ पर 2 कहानियाँ ली गई हैं. एक है बच्चों कहानी रैग पिकर की, कूड़ा उठाने वाले की, कूड़ा बीनने वाले की, रैग पिकर, जिसका नाम है बच्चों साहिब, पूरा नाम है साहिब आलम. और दूसरा पार्ट रहेगा बच्चों आई वांट टू ड्राइव अ कार. मुकेश का ये सपना है कि वो गाड़ी चलाना सीखे. और मुकेश कौन है? फिरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाने वाला एक मजदूर है, एक लेबरर है. तो पार्ट 2 मैंने अलग से बना रखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एनीस यूंग के द्वारा लिखे पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, साहिब आलम की कहानी को डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले चलिए टाइटल पर नज़र डालते हैं. लोस्ट स्प्रिंग. स्प्रिंग से आप क्या समझते हैं बच्चों? स्प्रिंग अगर मैं हिंदी में सिंपली कहूँ बसंत ऋतु, है ना. आपकी स्क्रीन के ऊपर आप सब देख पा रहे हैं बसंत ऋतु का एक सुंदर सा चित्र. स्प्रिंग इज कॉल्ड द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. स्प्रिंग को माना जाता है कि वो ईयर का सबसे खूबसूरत, सबसे बढ़िया मौसम होता है. क्यों? बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ कलर्स, फुल ऑफ फ्रेग्रेंस, फुल ऑफ फ्रेशनेस. आप देख सकते हैं कितने सारे फूल खिले हुए हैं और ऑब्वियस सी बात है इन फूलों के रंगों से धरती निखरी हुई है, उनकी खुशबू हवाओं में फैली हुई है. तो स्प्रिंग तो होता है बच्चों बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर. लेकिन यहाँ पर टाइटल केवल स्प्रिंग नहीं है, स्प्रिंग के आगे लोस्ट लगा हुआ है. लोस्ट मतलब गुम हो गया, खो गया. अब देखिए, अगर स्प्रिंग को खो दिया जाए या स्प्रिंग गुम हो जाए या स्प्रिंग को मैं कहूँ छीन लिया जाए तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, लोस्ट स्प्रिंग. एक्चुअली बच्चों स्प्रिंग यहाँ पर एक सिंबल है चाइल्डहुड का, बचपन का. चाइल्डहुड दैट इज़ फुल ऑफ इनोसेंस, फुल ऑफ एनर्जी, जिसमें हम बिल्कुल मासूम होते हैं, एनर्जी से भरे हुए होते हैं. लेकिन वो ही बचपन छीन लिया गया है, वो स्प्रिंग लोस्ट हो गई है. 2 बच्चों की कहानी हम पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर. मैं बार बार बता चुकी हूँ, साहिब आलम एक कूड़ा उठाने वाला लड़का और एक लड़का मुकेश जो बनना तो चाहता है, चलाना चाहता है एक्चुअली कार, बनना चाहता है मोटर मैकेनिक. लेकिन दोनों के ही सपने जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं. उनका बचपना, उनका चाइल्डहुड उनसे छीन लिया जाता है. तो ये जो कहानी है इसका अगर मैं मेन थीम कहूँ तो वो है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब लाइक रैग पिकिंग, Sahib Alam, and bangle making, Mukesh, and miserable plight of street children forced into labor early in life. और बच्चों ये जो कहानियाँ हैं दोनों, ये दयनीय कंडीशन दिखाती हैं गली में आमतौर पर घूमने वाले बच्चों की, जिनको अपने ज़िंदगी के सुनहरे पल में, चाइल्डहुड में, बेस्ट टाइम के अंदर फोर्स कर दिया जाता है, बल दिया जाता है कि वो जाकर ज़िंदगी में काम करें, कमाएं. इवन ये नहीं कि अपना बचपन को एंजॉय करें, बल्कि जाएं और कमा के लाएं अपने घर के लिए. दे विल नेवर सी और फील द स्प्रिंग ऑफ देयर केयर फ्री चाइल्डहुड. और वो दोनों बच्चे मुकेश और साहिब आलम और उनके जैसे करोड़ों बच्चे कभी भी ना तो देख पाएंगे, ना महसूस कर पाएंगे अपने बचपन का केयर फ्री स्प्रिंग, अपने बचपन की बसंत ऋतु. तो चलिए, आई थिंक टाइटल क्लियर है. स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मीन्स वो कहानियाँ जिनमें बचपन को स्टोल कर लिया गया है, चुरा लिया गया है. तो चलिए बच्चों अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, पार्ट 1 की कहानी. ये देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर मेन कैरेक्टर है ये हमारी कहानी का साहिब.
ठीक है, पूरा नाम ज़रूर याद करें। 1 नंबर में हमेशा पूछा जाता है साहिब का पूरा नाम क्या था, साहिब आलम। मैं आगे आपको बता भी दूंगी। और उसका मीनिंग भी पूछा जाता है बच्चों, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मैं आगे जब आएगा टेक्स्ट के अंदर मैं ज़रूर बताऊंगी, आप ध्यान कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट मैं शुरू में ही बता देती हूँ। और ये बच्चों आप देख पा रहे हैं कैसे इसके फटे पुराने कपड़े हैं, नंगे पैर ये घूम रहा है और कर क्या रहा है, रैक पिकिंग, ये कूड़ा उठा रहा है जगह जगह जाकर। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट में मुकेश की कहानी है बच्चों, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ज़रूर जाकर उसे भी चेकआउट करें। ये एक चाइल्ड लेबरर की कहानी है, ग्लास फैक्ट्री में जो काम करता है, बेंगल मेकिंग एक फैक्ट्री है जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं फिरोज़ाबाद के अंदर। तो पार्ट 2 में मुकेश की कहानी हम पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं पार्ट 1 साहिब की कहानी, जिसका टाइटल दिया है राइटर ने, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे मिल जाता है 1 रुपया गार्बेज में, कूड़े करकट में। ये लाइन कौन कहता है? ऑब्वियसली ये लाइन कहता है हमारा मेन कैरेक्टर साहिब आलम। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। बच्चों MCQs इस बार पेपर में आने वाले हैं, तो किसी भी वर्ड का मीनिंग पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान से सब वर्ड्स के मीनिंग भी मेरे साथ करेंगे। आई आज साहिब, मैंने साहिब से पूछा। मैंने किसने? राइटर ने साहिब से पूछा, जिसे वो मिलती हैं, एनकाउंटर मीन्स मीट, मिलती हैं हर सुबह। स्क्राउंजिंग मीन्स लुकिंग फॉर, वो ढूंढ रहा होता है गोल्ड को। गोल्ड का मतलब यहाँ पर है रुपए को। किसमें? इन द गार्बेज डम्प्स। गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट, फिल्थ, वेस्ट, फूड, पेपर एक्सेट्रा। कूड़ा करकट आप समझ गए हैं। डम्प्स होता है बच्चों ढेर। ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में एक साहिब नाम का लड़का आता है जिससे मैं हर रोज़ डेली मिलती हूँ। वो स्क्राउंजिंग मीन्स लुकिंग फॉर, ढूंढ रहा होता है रुपए को गार्बेज के डम्प्स के अंदर, कूड़े करकट के ढेर के अंदर। और मैंने उससे क्या पूछा? वाई डू यू डू दिस? तुम ये क्यों करते हो? कूड़ा क्यों बीनते हो? कूड़ा क्यों उठाते हो? क्या ढूंढते हो इसमें? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना खुद का घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट अमेज द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, उसका घर कहाँ था बच्चों? 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में था। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगी आगे स्लाइड के अंदर। तो ढाका के ग्रीन फील्ड्स, हरे खेतों के अंदर उसका घर था। अमिस्ट मीन्स अमंग। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर उसके लिए अभी तक फार अवे मेमोरी, यानी कि याद नहीं रहा, मतलब अभी भी उसे याद है कि उसका घर कैसा था ढाका के अंदर, हरे भरे खेतों के अंदर। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, वहाँ पर बहुत सारे तूफान आते थे बच्चों, जो स्वेप्ट अवे मीन्स बहा कर ले जाते थे उनके खेतों को, उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम्स, ये बात उसकी माँ ने उसे बताई। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, और इसलिए वो आ गए हैं इस बड़े शहर में। शहर है बच्चों दिल्ली, दिल्ली का इलाका आएगा। कहाँ पर पर्टिकुलरली मैं आगे बताऊंगी। और वो ढूंढ रहे हैं गोल्ड को, सोने को, सोने को मीन्स रुपए को, इस बड़े शहर में। और किस चीज़ के अंदर ढूंढ रहे हैं बच्चों वो रुपए को? इन द गार्बेज डम्प्स, कूड़े करकट, फिल्थ के ढेर के अंदर। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स। ही साहिब, साहिब ने मटर्स मीन्स स्पीक्स इन अ लो वॉइस, धीरे से कहा, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास और कोई काम है ही नहीं करने को, इसलिए मैं कूड़ा बीनता हूँ। लुकिंग अवे, और ये कहकर वो दूसरी ओर देखने लगा। आई सेड ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स विदाउट शोइंग मच थॉट, फुसलाते हुए कहा, गो टू स्कूल, अरे स्कूल जाओ ना, तुम्हारी उम्र तो स्कूल जाने की है। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और राइटर ने जब ये बात कही ना, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, स्कूल जाओ, तो भी उन्हें रियलाइज़ हो गया, महसूस हो गया तुरंत ही, इमीडिएटली, कि कितनी होलो, होलो मीन्स खोखली, नॉट सिंसियर, इनइफेक्टिव है उनकी एडवाइस, उनकी सलाह। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास, जिस बच्चे के पास 2 टाइम का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है बच्चों, वो स्कूल में जाकर कैसे पढ़ाई करेगा? तो राइटर को तुरंत ही एहसास हो गया कि जो उसकी एडवाइस थी गो टू स्कूल, वो बिल्कुल होलो थी, बिल्कुल खोखली थी, बिल्कुल इनइफेक्टिव थी। तो ये देखिए बच्चों, गार्बेज डम्प्स, यहाँ पर साहिब और उसके जैसे बहुत सारे बच्चे अपने चाइल्डहुड के बसंत को भुलाकर गोल्ड की तलाश करते हैं। गोल्ड मतलब पैसे को ढूंढते हैं कि कोई 1 रुपया मिल जाए, कोई 5 का सिक्का मिल जाए, कुछ भी इस तरह से। और ये देखिए बच्चों, हमारे नेबरिंग कंट्री है बांग्लादेश, उसकी राजधानी है ढाका। ये सर्कल में मैंने बताया हुआ है बांग्लादेश, और यहाँ पर देखिए पर्टिकुलरली ढाका। तो यहाँ वो रहते थे पहले, और ईयर भी बता देती हूँ मैं, आगे आएगा। 1971 में वो दिल्ली में आए थे।
और ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू का बनता है, आप ज़रूर याद कर ले कब आए थे। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आए थे। क्यों आए थे बच्चों? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टॉर्म्स आते थे, तूफान आते थे जो उनके खेतों और उनके घरों को बहा कर ले जाते थे, इसलिए वो आए थे दिल्ली में। ये देखिए बच्चों, स्टॉर्म्स जो आते थे, ढाका के स्टॉर्म की मैंने रियल पिक्चर आपके लिए यहाँ पर ली है। आगे चलते हैं। There is no school in my neighborhood. When they build one, I will go. अब बच्चों, साहिब ने बहुत ही इनोसेंटली, मासूमियत से जवाब दिया, कोई घर नहीं है मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में। जब वो एक स्कूल बना देंगे ना, तो मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। मेरे नेबरहुड में कोई स्कूल नहीं है, जैसे ही वो बना देंगे मैं चला जाऊँगा स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मजाक करते हुए मैंने कहा कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे पढ़ने के लिए? Yes, he says, smiling broadly. बहुत ही बढ़िया सी मुस्कान देते हुए उसने कहा, हाँ मैं आऊँगा तुम्हारे स्कूल में पढ़ने के लिए। A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? कुछ दिनों के बाद वो भागता हुआ मेरे पास आया। साहिब एक दिन बोला, क्या तुम्हारा स्कूल बन गया? It takes a longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. बच्चों, बहुत ही एम्बेरस्ड थी राइटर जब ये प्रश्न पूछा साहिब ने कि क्या तुम्हारा स्कूल बन गया। एम्बेरस्ड मीन्स अशेम्ड, शर्म आ रही थी उसे कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया, ऐसा वादा कर दिया जिसे वो मीन यानी कि निभा नहीं सकती थी। और उसने कहा, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, एक स्कूल को बनने में समय लगता है। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन मेरे जैसे वादे जो मैंने उससे किया था, इनके झूठा वायदा, अबाउंड मीन्स प्लेंटी, बहुत ज़्यादा थे उसकी ज़िंदगी के अंदर। उसके ब्लीक वर्ल्ड, ब्लीक क्या होता है बच्चों? डार्क, डल, अंधेरे विश्व के हर कोने में उससे ऐसे ही कई झूठे वादे किए जाते थे। कई, अबाउंड मीन्स बहुत ज़्यादा वादे किए जाते थे जो कभी निभाए नहीं जाते थे, बस किए जाते थे, झूठे प्रॉमिसेस। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। बच्चों, आ गया है हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन। कई महीने हो गए मैं जानती हूँ साहिब को, मैंने एकदम से उसका नाम पूछा और उसने कहा, साहिबे आलम। ये देखिए बच्चों, ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका मीनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ही अनाउंसेस, उसने जवाब दिया, मेरा नाम है साहिबे आलम। ही डजेंट नो वॉट इट मीन्स, उसे पता नहीं था साहिब आलम का मतलब क्या होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। बच्चों, बहुत ही आयरॉनिकल लाइन है, बहुत ही मतलब दया आएगी आपको भी सुन के। उसे पता नहीं था उसके नाम का मतलब क्या था साहिब आलम का, लेकिन अगर उसे पता होता ना कि उसके नाम का मतलब था, जो कि आप याद करेंगे ज़रूर, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का स्वामी, तो उसे शायद विश्वास नहीं होता कि मेरे माँ बाप ने नाम तो क्या रखा मेरा, साहिब आलम, जिसका मतलब है संसार का स्वामी। लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो रैक पिकिंग करते हुए घूम रहा है, फटे हुए कपड़े, नंगे पैरों से। तो आप सोच रहे हैं ना कितना आयरॉनिकल नेम है। मीनिंग कुछ है, लेकिन साहिब की ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि उसका नाम मीन करता है, उसके नाम का मीनिंग है। Unaware of what his name represents, he roams the street with his friends. Unaware means not knowing, उसे नहीं पता उसके नाम का मतलब क्या है। वो रोम करता है, मूव करता है, घूमता है स्ट्रीट्स में, गलियों में अपने दोस्तों के साथ। An army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. उसके जो दोस्त है ना, एक आर्मी है, एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ बेयरफुट बॉयज़, लड़कों का वो ग्रुप जो कि नंगे पैर है, वो कभी भी चप्पल जूते नहीं पहनते। वो आते हैं जैसे सुबह सुबह पक्षी आते हैं और डिसअपियर यानी कि वैनिश, गायब हो जाते हैं नून में, आफ्टरनून में मतलब दोपहर में। सुबह आते हैं सुबह के पक्षियों की तरह, दोपहर में चले जाते हैं, और सारे कैसे होते हैं? बेयरफुट, नंगे पैर। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम। कई महीने हो गए मुझे उन्हें जानते जानते, तो मैं कईयों को अब जानने लगी हूँ कि कौन कौन है। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क। चप्पल्स बच्चों देखो हिंदी का वर्ड ही ले लिया गया है, हिंदी का वर्ड ये ले लिया गया है इंग्लिश में, चप्पल्स इंग्लिश ही होती है। अब मैंने पूछा एक से, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। वो बहुत ही आराम से, सिंपल तरीके से जवाब देता है, मेरी माँ ने वो शेल्फ के ऊपर रख रखी हैं, अलमारी के ऊपर रख रखी है, वो मुझे उतार के नहीं देती, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहन रखी।
Even if she did, he will throw them off, adds another. किसी दूसरे लड़के ने इसकी बात के ऊपर जवाब दिया, अगर इसकी माँ इसे शेल्फ से उतार कर दे भी देना तो भी वो पहनेगा नहीं, उन्हें फेंक देगा, थ्रो कर देगा. Who is wearing shoes that do not match? और जो लड़का ये बात बोल रहा था उसने जूते पहन रखे थे जो एक दूसरे से मिलते नहीं थे, यानी कि एक कोई और शू था, दूसरा कोई और शू था. When I comment on it, जब मैंने कहा कि तुमने तो अलग अलग जूते पहन रखे हैं, ही शफल्स मीन्स मूव स्लोली, पीछे हट गया बेचारा, अपने पैरों को उसने पीछे कर लिया, एंड सेज नथिंग, और कुछ भी नहीं बोला. आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय, तीसरे लड़के ने कहा मुझे जूते चाहिए. हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपनी ज़िंदगी में जूते कभी पहने ही नहीं थे, कभी उसके पास जूते थे ही नहीं, उसने जवाब दिया मुझे जूते चाहिए. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, कंट्री में घूमते हुए मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो नंगे पैर घूमते रहते हैं, इन सिटीज़ शहरों में भी, ऑन विलेज रोड्स गांव की रोड्स पे भी. इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. कई बार तो ना ये नहीं होता कि पैसे नहीं है लोगों के पास जूते खरीदने के लिए, चप्पल खरीदने के लिए, बल्कि कई जगह तो ये ट्रेडिशन है, परंपरा है, रीति रिवाज है कि वहाँ पर नंगे पैर ही रहा जाता है. इज़ वन एक्सप्लेनेशन, एक एक्सप्लेनेशन इस बात की ये भी हो सकती है. ये देखिए बच्चों, बेयरफुट है साहिब आलम, उसने पैरों में कुछ भी नहीं पहन रखा. आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. और मुझे लगता है कि एक परपेचुअल मीन्स कॉन्टिन्यूअस, एंडलेस, जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी, ऐसी अवस्था पॉवर्टी की, गरीबी की, एक एक्सक्यूज़ है, एक कारण है उसको छिपाने का कि हमारे तो परंपरा है, हम नंगे पैर ही घूमते हैं. असल में वो परंपरा नहीं है, उनके पास पैसे ही नहीं है कि वो चप्पल खरीद सके. अब बच्चों एक स्टोरी सुना रही है राइटर. आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी. मुझे एक कहानी यहाँ पर याद आ गई जो एक व्यक्ति जो उडीपी से था उससे मुझे सुनाई थी. उडीपी मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगी, कर्नाटका का एक टाउन है बच्चों. एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल. जब वो एक लड़का था ना, वो अपने स्कूल जाता था तो उसके स्कूल के रास्ते में एक पुराना मंदिर आता था, टेम्पल आता था. वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, वहाँ पर उसके पिताजी पुजारी थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. स्कूल जाते वक्त वो थोड़ी देर के लिए टेम्पल के आगे रुकता, मंदिर के आगे रुकता और प्रे करता, प्रार्थना करता भगवान से कि उसे एक पेयर ऑफ शूज़ दिला दे, एक जोड़ी जूते दिला दे. 30 years later, I visited his town and the temple. 30 साल बाद मैंने विजिट किया उस टाउन में, उस मंदिर में, which was now drowned in an air of desolation, जो कि अब डूब चुका था, ड्राउन हो चुका था. Desolation means बच्चों ruin, loneliness, destroyed, तबाह हो चुका था. वहाँ पर अब कोई आता जाता नहीं था, एकांत था, तबाह हो चुका था वो मंदिर और वो एरिया. इन द बैकयार्ड, उसके आंगन में, पिछवाड़े पर एक्चुअली, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, नया पुजारी रहता था. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर उसके आंगन में लाल और सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक जवान लड़का जिसने ग्रे कलर की स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, सॉक्स पहन रखी थी एंड शूज़ पहन रखे थे, अराइव पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड. आया वो हाफते हाफते, पेंटिंग मीन्स ग्रैप्सिंग फॉर ब्रेथ, हाफना, इस तरह से बच्चों सांस चढ़ जाते हैं. आते ही उसने स्कूल बैग फोल्डिंग के ऊपर डाल दिया. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस. ये देखिए बच्चों, आप देख लीजिए पहले, उडीपी यही है कर्नाटका का एक टाउन जहाँ की ये कहानी चल रही है. तो बच्चों राइटर आगे कहती हैं, लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर. उस लड़के को देखकर मुझे आज वो प्रेयर याद हो गई जो दूसरे लड़के ने हैड मेड टू द गॉडेस, उस देवी से की थी जो मंदिर के अंदर थी. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट द पेयर ऑफ शूज, जब उसे फाइनली एक जोड़े जूते मिल गए थे, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी. और वो प्रेयर क्या थी? लेट मी नेवर लूज देम, काश मैं इन्हें कभी ना खोऊं, इन जूतों को. द गॉडेस हैड ग्रांट हिज प्रेयर, देवी ने उसकी जो प्रेयर थी ना वो सुन ली थी और उसे वो ग्रांट कर दी थी, दे दी थी. यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब जवान लड़के, पुजारी के जवान लड़कों जैसे लड़के अब जूते पहनते हैं. बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन वो बेचारे रैक पिकर्स, कूड़ा उठाने वाले लड़के, यंग लड़के जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो आज भी शूलेस हैं, उनके पास जूते नहीं हैं. भगवान उनकी कोई भी प्रार्थना नहीं सुन रहा है. माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी. बच्चों ये अब आपके लिए एक प्लेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है.
एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान, फैमिलैरिटी। तो मेरी इन नंगे पैर रहने वाले रैक पिकर्स जो है, कूड़ा उठाने वाले जो बच्चे हैं, उनसे मेरी जो जान पहचान बढ़ी थी वो मुझे ले गई सीमापुरी। अब ये सीमापुरी कौन सी जगह है, पहले मैं आपको दिखाई देती हूँ। देखिए बच्चों, ये दिल्ली है। दिल्ली की यहाँ पर परिफरी पर बॉर्डर के ऊपर ये एरिया है सीमापुरी, जहाँ की हम बात कर रहे हैं। आ जाइए वापस हम अपने टेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। तो सीमापुरी अ प्लेस ऑन द परिफरी ऑफ दिल्ली। परिफरी मीन्स बॉर्डर पे है, एज पे है, किनारे पर है दिल्ली के, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स यूजिंग अ वर्ड और फ्रेज टू इंडिकेट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। कहने को तो सीमापुरी दिल्ली के, हमारी राजधानी दिल्ली के परिफरी पर है, बॉर्डर पर है, लेकिन वो बहुत दूर है असल दिल्ली से। ठीक है, मतलब दिल्ली में जो लोग रहते हैं ऑब्वियसली अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, बढ़िया खाते पीते हैं, लेकिन जो उसी के परिफरी पर लोग रह रहे हैं सीमापुरी के अंदर, उनकी ज़िंदगी दयनीय है, मिजरेबल है, उन्हें 2 टाइम्स का खाना भी आराम से नहीं मिलता। तो मेटाफोरिकली वो बहुत दूर है एक्चुअली दिल्ली से। दोज हु लिव हियर आर स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स क्या होते हैं बच्चों? दोज हु सेटल ऑन पब्लिक लैंड विदाउट लीगल राइट। जो सरकारी भूमि के ऊपर बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अधिकार के रहते हैं, वो कहलाते हैं स्क्वेटर्स। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। तो वो कब आए थे बांग्लादेश से? 1 नंबर में पूछा जाएगा 1971 से। और पर्टिकुलरली बांग्लादेश की किस जगह का नाम आया था हमारी बुक में? ढाका का। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम। साहिब की फैमिली भी बच्चों उनमें से एक थी, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे दिल्ली के सीमापुरी इलाके के अंदर रहने के लिए। अब सीमापुरी कैसा है, शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है। आगे हमारा आंसर, सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस। जंगल था सीमापुरी उस समय जब ये लोग आए थे 1971 में। इट स्टिल इज, अभी भी जंगल ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब वो खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहां पर इन लोगों ने अपने घर बना लिए है मड के, गीली मिट्टी के। विद रूफ्स ऑफ टिन, टिन की उन्होंने उसके ऊपर छतें बना ली हैं। एंड टैपोलिन होता है बच्चों त्रिपाल की। त्रिपाल क्या होता है? वाटर प्रूफ कैनवस यूज्ड फॉर रूफिंग। त्रिपाल की उन्होंने अपनी छतें बना ली है, टिन की और त्रिपाल की। डिवाइड ऑफ सीवेज, वहाँ पर सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज नालियाँ नहीं है, और रनिंग वाटर बहते पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, और उस जगह 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं, कूड़ा उठाने वाले 10,000 लोग रहते हैं। बच्चों ये लेसन बहुत पहले लिखा गया था, अब तो इनकी संख्या और भी बढ़ गई है। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 20 ईयर्स, 20 सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, परमिट होता है बच्चों अनुमति पत्र, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति पत्र के। बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है और उनका वोटर लिस्ट में नाम भी है, इसलिए इनेबल देम टू बाय ग्रेन, वो काबिल हो जाते हैं कि उन्हें अनाज मिल जाएगा सरकार की ओर से, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड है और वोटर लिस्ट में उनका नाम है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है खाना जिंदा रहने के लिए। तो खाना मिलना चाहिए, पहचान से, आइडेंटिटी से उनका कोई लेना देना नहीं है। इफ़ at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, says a group of women in tattered sarees. औरतें बच्चों बहुत सारी जिन्होंने tattered, टोन, फटी हुई साड़ियाँ पहन रखी थी, उन्होंने कहा, क्या कहा? इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में यानी कि रात को हम अपनी फैमिलीज़ को खाना खिला पाएँ और बेड में सोने जा पाएँ विदाउट एन एकिंग स्टमक, भूख से दर्द करते हुए पेट को नहीं खा पी कर अगर हम सो सके आराम से, तो हम यहाँ पर रहेंगे, अपने फील्ड्स में नहीं रहेंगे, वो फील्ड जो हमें कोई भी ग्रेन, कोई भी अनाज नहीं देते। कम से कम ये कूड़ा करकट उन्हें 2 टाइम का खाना तो देता है। तो इसलिए उन लेडीज़ ने जिन्होंने फटी हुई साड़ीज़ पहन रखी थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। देखिए बच्चों, कुछ इस तरह की लेडीज़ हैं इन टैटर्ड साड़ीज़। और ये देखिए बच्चों, मैंने सीमापुरी के कुछ रियल पिक्चर्स यहाँ पर आपके सामने लगाई हैं। ये सारी रियल पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं कितनी लेडीज़ हैं, लोग लगे हुए हैं, कूड़ा बीनने का काम ये लोग कर रहे हैं, रैक पिकिंग का काम ये कर रहे हैं। देखिए अपनी स्क्रीन्स के ऊपर। When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने उन लेडीज़ से पूछा था, उन फटी साड़ियों वाली लेडीज़ से, कि आप लोगों ने क्यों अपना सुंदर सा, ब्यूटीफुल सा, खूबसूरत सा हरे खेतों और नदियों वाला इलाका छोड़ दिया, तब उन्होंने ये जवाब दिया था
कि अगर हम दिन के अंत में पेट भर के खाना खा सके और बिना दर्द के, पेट दर्द के सो सके, तो हम अपने फील्ड्स में नहीं, यहाँ रहना पसंद करेंगे। आगे चलते हैं। Whenever they find food, they pitch their tents. जहाँ पर भी उन्हें भोजन मिल जाता है ना बच्चों, अपने टेंट वो वही लगा लेते हैं। And become transit homes. और वही टेंट उनके ट्रांजिट मीन्स टेम्परेरी घर बन जाते हैं। Children grow up in them, becoming partners in survival. जो बच्चे उनके पैदा होते हैं बच्चों, वो भी सर्वाइवल में, अपने अस्तित्व की रक्षा में अपना योगदान करते हैं, वो भी कमाने लग जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सीमापुरी में सर्वाइवल, अस्तित्व को बनाए रखने का मतलब है रैक पिकिंग, कूड़ा उठाने का काम करना। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। कई सालों से तो ये जो रैक पिकिंग का काम है एक तरह की कला बन गई है। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। उनके लिए कूड़ा करकट सोने के समान है। मतलब किसी के लिए सोना जितना कीमती है, उनके लिए गार्बेज उतना ही कीमती है। किन लोगों के लिए? जो सीमापुरी में रहते हैं। इट इज़ देयर डेली ब्रेड। उनके लिए उनका डेली का भोजन यही है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स। उनके सिरों पर उनकी छत यही है। इवन इट इज़ अ लीकिंग रूफ। क्या हो अगर ये छत लीक करती है, उसमें छेद हैं, होल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, छत तो है ना सिर के ऊपर। बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन जो गार्बेज है ना, एक बच्चे के लिए इनसे भी कहीं बढ़कर है। किससे भी? उनकी डेली ब्रेड से और रूफ ओवर देयर हेड से भी कहीं बढ़ के है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से। तो बच्चों यहाँ से हमारे पार्ट 1 की लाइन टाइटल लिया गया है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो साहिब कहता है कई बार मुझे 1 रुपया, कई बार 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है कूड़े करकट के अंदर। एंड हिज आईज लाइटिंग अप। और ये कहते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। 1 रुपया, 10 रुपये। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. तो कहता है कि अगर आपको कूड़े के ढेर के अंदर चांदी का सिक्का मिल जाए या सिक्का मिल जाए, तो अब कभी भी आप उसे लुकिंग फॉर करोगे ज़रूर, छोड़ोगे नहीं उसे देखना, ढूंढना। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर। क्योंकि एक मिल गया और भी मिल सकता है, उससे और भी मिल सकता है, कुछ ना कुछ मिल सकता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। बच्चों एक क्वेश्चन बनता है हमारा शॉर्ट का, और ये आता है पेपर में, कि गार्बेज का मतलब ना बच्चों के लिए अलग है और बड़ों के लिए अलग है। तो एडल्ट्स के लिए क्या मतलब है और बच्चों के लिए क्या मतलब है गार्बेज का? देखिए, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। बच्चों के लिए तो ये जो कूड़ा करकट है ना, रैप्ड है, कवर्ड है, वंडर, आश्चर्य से। क्या मिलेगा आज, क्या मिलेगा, अरे 1 रुपया मिल गया, अरे 10 का नोट मिल गया। वो आश्चर्य से भरे रहते हैं कि क्या क्या मिलेगा। लेकिन बड़ों को पता है कि उनके लिए ये सर्वाइवल का मीन है, माध्यम है जीवित रहने का, उनके अस्तित्व को बनाए रखने का। अगर वो कूड़ा उठाएंगे तभी वो भोजन खा पाएंगे। तो दोनों के लिए बहुत डिफरेंट मीनिंग्स हैं गार्बेज के। One winter morning, I see साहिब standing by the fenced gate of the neighborhood club. एक सुबह थी, सर्दियों की सुबह थी। मैंने साहिब को देखा, मैंने मीन्स राइटर ने, कहाँ पर देखा? बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड। फेंस्ड होता है बच्चों मास्क विद बाउंड्री, जिसकी बाउंड्री बना दी गई है ऐसे गेट के, पड़ोस के, क्लब के। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट। 2 जवान आदमी थे, सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस का गेम खेल रहे थे वो क्लब के अंदर। आई लाइक दिस गेम, ही हम्स मीन्स सेज। साहिब ने कहा मुझे ये खेल बहुत पसंद है। कौन सा? टेनिस। 1 नंबर में पूछा जा सकता है कौन सा खेल देख रहा था वो? टेनिस का। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वो फेंस के, बाउंड्री के दूसरी ओर से देख रहा था और वो काफ़ी कंटेंट था, सेटिस्फाइड था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। और उसने कहा जब कोई नहीं होता ना इसके अंदर तो मैं जाता हूँ अंदर। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और ये जो गेट कीपर है ना, सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पर खड़ा है, वो मुझे झूला झूलने देता है उसके अंदर। बहुत खुश होते हुए साहिब ने ये बात कही। ये देखिए बच्चों, टेनिस का गेम सफ़ेद कपड़े पहनकर इस तरह से खेला जाता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी उस दिन टेनिस शूज़ पहन रखे थे। मैं पहले आपको दिखाई देती हूँ, ये होते हैं टेनिस शूज़। कुछ इस तरह के जूते उस दिन साहिब ने पहन रखे थे जो बड़े स्ट्रेंज लग रहे थे, अजीब लग रहे थे। उसके डिसकलर्ड क्लोथ्स के ऊपर, डिसकलर्ड मीन्स जिनका रंग उड़ गया हो, ऐसे शर्ट और शॉर्ट्स मतलब निक्कर। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. व्याख्या करते हुए कहा साहिब ने, ये किसी ने मुझे दिए हैं। The fact they are
द डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय। वो जूते और कोई नहीं, एक किसी अमीर लड़के के छोड़े हुए जूते थे, डिस्कार्डेड शूज थे। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने उसे पहनने से मना कर दिया था। बिकॉज ऑफ अ हॉल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते के अंदर एक छेद था। डज नॉट बॉदर हिम, लेकिन साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनमें से एक जूते के अंदर छेद है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। जो नंगे पैर चलता है उसे ऐसे पेयर ऑफ शूज़ मिल जाएं जिनमें होल है, वो भी कोई बात नहीं, एक सपना सच होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जो वो खेल देख रहा था बच्चों टेनिस का, वो तो इंटेंटली मीन्स कीनली देख रहा था, अटेंटिवली देख रहा था, पूरे ध्यान से देख रहा था। वो आउट ऑफ रीच था उसके लिए, वो उसकी पहुंच से बाहर था, वो कभी भी ये गेम नहीं खेल पाएगा। तो ये थे बच्चों टेनिस शूज जिनका जिक्र हुआ यहाँ पर। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह मैंने क्या देखा, साहिब मिल्क बूथ की ओर जा रहा था दूध खरीदने के लिए। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील धातु का बना हुआ कैनिस्टर था। अ कंटेनर विद अ लिड फॉर होल्डिंग टी। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कैसा, ये देखिए, ये होता है कैनिस्टर जो इस बच्चे ने पकड़ा हुआ है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। साहिब कहता है कि अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ जो इस रोड से नीचे की ओर है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूरी पर उसने इशारा करते हुए कहा, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। बच्चों MCQs में पूछा जा सकता है कितनी उसकी तनख्वाह थी, 800 रुपये, और खाने का भी उसको मिल जाता था, खाना भी खिला देते थे। बोलो, डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें नौकरी पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैंने देखा उसका चेहरा जो पहले केयर फ्री था, कोई चिंता नहीं थी, खुश था, वो वैसा खुश उस दिन नहीं था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। जो उसने स्टील का ये जो कैनिस्टर उठा रखा था ना, वो भारी था उसके प्लास्टिक बैग से, जो वो आज तक खुशी खुशी उठाया करता था। ओवर हिज शोल्डर, जो अपने शोल्डर पर वो उठाया करता था रैग पिकिंग वाला प्लास्टिक बैग, उससे कहीं भारी था ये कैनिस्टर। बच्चों कहने का मतलब है बोझ में भारी नहीं था, लेकिन वो उसको उठाकर खुश नहीं था। द बैग वॉज हिज। क्यों नहीं था खुश? वो बैग तो उसका खुद का था जिसमें वो कूड़ा उठाया करते था। बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन ये जो कैनिस्टर था जो उसने हाथ में उठा रखा था, वो उसका नहीं था, वो उस आदमी का था जिसकी वो टी शॉप थी, उस टी शॉप के ऑनर का था, उस टी शॉप के मालिक का था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अभी तक साहिब खुद की मर्जी से सारे काम करता था, कब उसे कहाँ रुकना है, कहाँ खेलना है, कहाँ जाना है, कहाँ कूड़ा उठाना है, क्या करना है। लेकिन अब वो खुद का मास्टर नहीं था, वो एक स्लेव बन गया था, वो एक नौकर बन गया था बच्चों, उस टी शॉप के जो ऑनर था उसका। इसलिए वो अब हैप्पी नहीं था। तो बच्चों देखिए आप कैसे हमने एक कहानी पढ़ी साहिब आलम की, जिसका नाम तो था लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, संसार का स्वामी। लेकिन बच्चों वो कैसे एक स्लेव बनकर रह गया है एक टी शॉप ऑनर का। टेनिस खेलना चाहता था, नहीं खेल सकता था, आउट ऑफ रीच था उसके लिए। स्कूल जाना चाहता था, नहीं जा सकता था, पैसे नहीं थे उसके पास। बहुत खुश हो जाता था बच्चों गार्बेज में उसे 1 रुपया मिल जाए, 10 रुपये का नोट मिल जाए, उसकी आंखें चमक उठती थी। और टेनिस शूज़ जिनमें होल था, उन्हें पाकर तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सपना सच हो गया हो। लेकिन क्या ज़िंदगी में ऐसे बच्चों के सपने सच हो पाएंगे? कुछ ऐसा ही हमने पढ़ा था ना पोएम 2 के अंदर, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो कुछ ऐसी ही कहानी हमें बताई है आज एनीस युंग ने। आई होप हम सब भी इन बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ, और आई होप आप सब भी इन बच्चों के लिए कुछ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पार्ट 2 का वीडियो का लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मुकेश की कहानी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी पढ़ के। और हाँ, ये ऐसी कहानियाँ वास्तव में समाज में जागृति फैलाने का काम करती हैं। और बच्चों 9 to 12 के सारे सिलेबस के लिए रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर, टेक्स्ट बुक्स, सब कुछ मेरे चैनल पर वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन उपलब्ध है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें मुझे आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।